हेलो बच्चों, मैं इसके प्रजापति आपका स्वागत करता हूं आपका अपना परिवार एडमिशन क्लासेज में। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अवक्रिया एवं समीकरण को देखेंगे। यदि आपके एग्जाम में रासायनिक अवक्रिया एवं समीकरण दिया गया है और आपके चैप्टर से यहाँ से क्वेश्चन आने तय हैं, तो देखिए इनको देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आ जाएंगे आपके एग्जाम में। चाहे आप किसी भी बोर्ड का एग्जाम की तैयारी करें, चाहे यूपी बोर्ड हो या फिर राजस्थान बोर्ड हो या झारखंड हो या फिर बिहार बोर्ड हो, छत्तीसगढ़ बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो या फिर अदर बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड की तैयारी यदि आप लोग कर रहे हैं तो आपका एग्जाम यहीं से फंस जाएगा। क्या करेंगे आप लोग, अगर जो आप डेली ये इसी टाइम आपकी जो क्लास होगी वो 8:00 PM पर स्टार्ट हो जाएंगी। यदि आप लोग इसी टाइम इस क्लास को अटेंड करेंगे तो डेफिनेटली आप साइंस में अच्छे अंक गेन कर सकते हैं। अच्छे अंक का मतलब ये नहीं कि मतलब आप पास हो जाए। मैं अच्छे अंक उनको नहीं कहता हूँ। अच्छे अंक मतलब वो होते हैं जो कम से कम बहुत अच्छे अंक रहते हैं, उनको मैं अच्छा कहता हूँ। ठीक है, बहुत अच्छा मतलब बहुत अच्छा। बहुत अच्छा मतलब क्या होता है, कम से कम 95। और अच्छा मतलब क्या होता है, 90+। 90+ अंक आप एकदम से अच्छे तरीके से अर्जित कर ले जाएंगे यदि आप डेफिनेटली आप केवल कितने 8:00 वाले PM क्लास को देखेंगे। तो साइंस में आप इन्हीं क्लास को एकदम से अच्छे तरीके से कवर कर ले जाएंगे। तो चलिए हम लोग आज के सेशन को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम लोग क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। आज के सेशन में हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए एज इट इज देखने को मिल सकते हैं। यदि आप इतना कवर कर लेते हैं तो चैप्टर नंबर 1 से आपके कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आप एकदम से अच्छे तरीके से कोई भी क्वेश्चन आएगा आप उसको इजीली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज के सेशन को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। यदि आपको वीडियो समझ में आएगा तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और आपकी डेली क्लासेज 8:00 PM पर स्टार्ट हो जाती हैं, तो आप लोग इसी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ज्वाइन होते रहिएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा और आप लोग देखिए और इसको याद करते हुए चलेंगे। देखिए यहाँ पर कहा क्या गया है, निम्न पदों का वर्णन कीजिए तथा प्रत्येक में से एक का उदाहरण दीजिए। देखिए इसमें कहा गया है संक्षारण और विकृत गंधिता। संक्षारण क्या होता है इसके बारे में आपको बताना है और विकृत गंधिता क्या होता है इसके बारे में भी बताना है। मैं यहाँ पर जो वो लिया हूँ, मैं जो परिभाषा लिया हूँ वो एकदम से अच्छे तरीके से, लैंग्वेज जो है उसका थोड़ा ईजी है, तो आप लोग क्या करेंगे इसको एकदम से अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहा गया, ऐसे भी आ सकता है कि संक्षारण पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए या फिर विकृत गंधिता पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। या फिर कह सकता है क्वेश्चन संक्षारण किसे कहते हैं, कोई एक एग्जांपल दीजिए। विकृत गंधिता क्या होता है इसके बारे में समझाइए। विकृत गंधिता से आप क्या समझते हैं, इन सभी का उत्तर क्या लिखेंगे, आप लोग एक ही लिखेंगे। अगर जो संक्षारण के बारे में पूछा जाएगा संक्षारण से आप क्या समझते हैं, संक्षारण का उदाहरण देकर समझाइए, तो आप लोग क्या लिखेंगे, संक्षारण के बारे में लिखेंगे। मैं आपको जो बताने वाला हूँ तो आप लोग उसी उसी को लिखिएगा। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया, संक्षारण ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो मैं इस क्लास में लिया हूँ वो आपके एग्जाम में एज इट इज देखने को मिल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा गया, संक्षारण। संक्षारण क्या होता है, आप लोग एकदम से हेडिंग बनाकर क्या लिखेंगे, हेडिंग बनाकर लिखेंगे संक्षारण। ये संक्षारण क्या होता है, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब यह क्या होता है, संक्षारित हो जाती है। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, संक्षारण बोलते हैं। जैसे चांदी के ऊपर काली परत का जमना, चांदी पर क्या होती है, काली परत जम जाती है, और तांबे पर के ऊपर हरी परत का जमना। जमना किसका उदाहरण है, संक्षारण का एग्जाम्पल है। और बात किया है लोहे पर जंग लगना, ये किसका एग्जाम्पल है, ये भी संक्षारण का एग्जाम्पल होता है। ठीक है, बाकी यहाँ पर पूछा गया था विकृत गंधिता। विकृत गंधिता के बारे में आपको क्या करना था, वर्णन करना था। या फिर कह सकता है विकृत गंधिता पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, या विकृत गंधिता से आप क्या समझते हैं इसके बारे में बताइए। तो चलिए इसके बारे में समझते हैं कि विकृत गंधिता होता क्या है। तो देखिए यहाँ पर क्या देगा है, विकृत गंधिता। विकृत गंधिता जब वसा और तेल तथा उसमें बनाए गए खाद्य पदार्थ वायु तथा ऑक्सीजन की से क्रिया करके ऑक्सीकृत हो जाते हैं। मान लीजिए वसा और तेल, वसा क्या होते हैं और तेल यानी कि तेलीय जो पदार्थ होते हैं उनको क्या किया जाता है, खाद्य पदार्थ वायु से ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं और कैसे हो जाते हैं, ऑक्सीकृत हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। तो उनमें एक विशेष प्रकार की गंध आने लगती है, उनमें एक विशेष प्रकार की गंध आने लगती है तथा उनका स्वाद खराब हो जाता है, तथा जो उनका स्वाद होता है वो खराब हो जाता है। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, विकृत गंधिता बोलते हैं। अचार एवं मुरब्बे को खुली वायु में रखने पर खराब हो जाना विकृत गंधिता का प्रमुख उदाहरण है। अचार और मुरब्बा क्या होता है, अचार और मुरब्बा का नाम सुनकर आपके मुंह में पानी आ गया क्या, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए आप लोग देखिए, अचार और मुरब्बा को क्या होता है, खुली वायु में छोड़ देते हैं तो क्या होता है, उसमें क्या होता है, वो खराब हो जाता है। ये किसका एग्जाम्पल है, तो ये विकृत गंधिता का एग्जाम्पल होता है। पूछा जाता है अचार व मुरब्बे को खुली वायु में रखने पर किसका एग्जाम्पल है, तो ये विकृत गंधिता का एग्जाम्पल है। अगर जो बात की विकृत गंधिता, इससे हमें हमें बचाना, तो हम लोग क्या करेंगे, अचार और मुरब्बे को खुली वायु में रखने पर खराब हो जाएगा तो इसको हम बचाने के लिए नमक का उपयोग करते हैं। नमक क्या होता है, नमक इसको क्या करता है, बचाने में काम करता है। ठीक है, बाकी आशा है आपको ये एकदम से अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि संक्षारण क्या होता है और विकृत गंधिता क्या होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं सब चीजों को स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए आपके चैप्टर का क्या नाम है, रासायनिक अवक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो यहाँ से आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते सकते हैं, क्या होता है जब सल्फ्यूरिक अम्ल और सोडियम
के जलीय विलयन के परस्पर अपक्रिया करके जलीय सोडियम सल्फेट बनाते हैं। या फिर पूछ सकता है क्या होता है जब, कैसे प्राप्त करेंगे यहाँ से ये, या फिर क्या होता है जब ये इससे रिएक्शन करता है, या फिर क्या होता है ऐसे लिख देगा और कहेगा इसको संतुलित करो। तो चलिए सब चीजों को करते हैं एकदम से स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए पहला देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, सल्फ्यूरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन से परस्पर अपक्रिया करके जलीय विलयन क्या बनाता है, सोडियम सल्फेट और क्या बनाता है, जल बनाते हैं। क्या हमको यही करना है, ठीक है। तो चलिए समझते हैं सब चीजों को और देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या लेना है, सल्फ्यूरिक अम्ल लेना है। तो आपको क्या पता होना चाहिए, सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला पता होना चाहिए। सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है, H2SO4। क्या होता है, H2SO4। और क्या लेना है हमें, H2SO4 हो गया। और हमें क्या लेना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड लेना है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला आप लोग बताइए क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला। यदि आपको पता तो आप लोग बताइए जल्दी से। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला क्या होता है, NaOH होता है, ठीक है। ये क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला हो गया। आप लोग क्या करें, 2 मिनट वेट करिए। NaOH, तो ये हो गया NaOH। और बन क्या रहा है, बन क्या रहा है, यहाँ पर देखेंगे बन क्या रहा है, बन रहा है हमारा क्या, जलीय विलयन से परस्पर अपक्रिया करने पर क्या बन रहा है, जलीय विलयन सोडियम सल्फेट और जल बनाता है, सोडियम सल्फेट बनाता है। अब सोडियम सल्फेट का आपको क्या होना चाहिए, फार्मूला पता होना चाहिए। तो आप लोग बताइए सोडियम सल्फेट का फार्मूला क्या होता है, सोडियम सल्फेट का फार्मूला क्या होता है, तो Na2SO4 होता है। क्या होता है, Na2SO4। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ Na2SO4 हो गया। और बात किए, और क्या कहा गया, और क्या बनाएगा, जल बनाएगा, जल बनाएगा। अब क्या करना है हमको, इसी को संतुलित कर लेना है। इसी को हमको क्या करना है, संतुलित करना है। तो संतुलित करने के लिए हम लोग अनुमानित विधि, हीट एंड ट्रायल विधि का उपयोग करेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हीट एंड ट्रायल विधि का प्रयोग करेंगे। तो देखिए क्या कहाँ पर कम है, चलिए इसको एकदम से अच्छे तरीके से लिख दे रहा हूँ। उसके बाद में देखिए आप लोग और बताइए कहाँ पर कौन सा एलिमेंट कम है। ये H2SO4 हो गया, उसके बाद में Na हो गया, OH हो गया, उसके बाद में क्या हो गया, गिव्स आउट। क्या बनाया है, Na2SO4 बना दिया है, Na2SO4 बनाया है। और क्या बनाया है, H2O बनाया है, H2O बनाया है, ठीक है। अब बात क्या है, इसको संतुलित करना। तो देखिए पहले हाइड्रोजन की अगर जो गिनती करना चाहें तो हाइड्रोजन कितना, 2 है। तो यहाँ पर भी कितना है, 2 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यस कितना है, यस यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर कितना है, 1 है। यहाँ पर O कितना है, 4 1 5 है, और यहाँ पर कितना है, 4 1 5 है। और यहाँ पर Na की संख्या कितनी है, तो Na की संख्या 1 है। यहाँ पर Na की संख्या कितनी है, 1 है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ Na की संख्या कितनी है, 2। यहाँ पर देखेंगे आप लोग Na की संख्या कितनी दी गई है, 2 दी गई है। और यहाँ पर Na की संख्या क्या है, 1 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही 2 पद से मल्टीप्लाई हमने किया, तैसे यहाँ पर देखिए 2 दूना 4 हो गया, 2 यहाँ पर हो गया और 2 यहाँ पर हो गया, यानी कि हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई। तो हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर कितनी दी गई, 2 दी गई है। और 2 देने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर भी 2 से गुणा कर देंगे। यानी कि ये जो समीकरण होता है वो इस प्रकार संतुलित हो जाता है, H2SO4 प्लस 2NaOH, 2NaOH गिव्स आउट। क्या बनाया है, Na2SO4 प्लस 2H2O, 2H2O। ये जो समीकरण है एकदम से अच्छे तरीके से क्या है, संतुलित है। ये जो समीकरण है एकदम से अच्छे तरीके से संतुलित है। यहाँ के आप लोग के एलिमेंट को क्या कर सकते हैं, काउंट भी कर सकते हैं, कौन कौन सा एलिमेंट बराबर है, एकदम से अच्छे तरीके से ये संतुलित है। तो संतुलित करने के लिए आपको करना क्या होगा, संतुलित करने के लिए जब भी हम लोग गुणा करेंगे तब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर गुणा करेंगे, यहाँ पर आगे गुणा करेंगे, यहाँ पर भी गुणा कर सकते हैं, यहाँ पर गुणा कर सकते हैं। ना कि आप यहाँ पर पीछे रखकर गुणा करें। तो पीछे रखकर यदि आप गुणा करेंगे तो ये जो गलत हो जाएगा, ठीक है। गुणा, आपको गुणा केवल कहाँ करना है, यहाँ पर रखना है। और ये जो गुणा रहेगा वो पूरे एलिमेंट में होगा, यानी कि एच में भी होगा और इसी काउंट संख्या यहाँ पर भी होगी, ठीक है। बाकी बढ़ते हैं सेकंड की तरफ। और अब आप लोग बताइए सेकंड का क्या होगा। सेकंड में क्या कहा गया है, फास्फोरस क्लोरीन गैस से जलकर क्या बनाता है, फास्फोरस जो होता है क्लोरीन गैस में जलकर फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बनाता है। तो फास्फोरस का सबसे पहले क्या लिखेंगे आप लोग, सूत्र लिखेंगे। तो फास्फोरस का प्रतीक क्या होता है, पी होता है। फास्फोरस क्या होता है, पी। उसके बाद में क्या बना रहा है, क्लोरीन गैस से क्या कर रहा है, क्रिया कर रहा है। और बना क्या रहा है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो इसका फार्मूला क्या होता है, PCl5, PCl5। ये हो गया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का फार्मूला। अब क्या करेंगे, अब हमको क्या करना है, इसको संतुलित करना है। तो संतुलित करने के लिए सर्वप्रथम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे पी की संख्या क्या है, बराबर है। यहाँ पर कितना है, 2 है, और यहाँ पर कितना है, 5 है। यहाँ पर 2 है और यहाँ पर कितना है, 5 है। तो सर्वप्रथम क्या करेंगे, यहाँ पर उठाकर जो 5 यहाँ है इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ पर जब 5 लिखेंगे तो ये 10 हो गया। जैसे ही 10 हुआ तो इसको हमें क्या करना है, 2 से गुणा करेंगे तो ये पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो हुआ क्या हुआ, संतुलित हुआ। लेकिन अभी किसकी आवश्यकता पड़ रही है, यहाँ पर देखेंगे 2, जो फास्फोरस है वो कितनी है, 2 है। तो 2 क्या करेंगे, 2 से हम लोग यहाँ पर भी गुणा कर देंगे।
यानी कि ये सही क्या हो जाएगा, 2p प्लस 5Cl2 5Cl2 गिव्स आउट क्या बनाएगा, 2PCl5 बनाएगा, 2PCl5 बनाएगा। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया था, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया था जिंक सिल्वर नाइट्रेट से क्रिया कर रहा है, तो क्या बना रहा है, जिंक नाइट्रेट एंड सिल्वर बना रहा है। ठीक है, तो जिंक किसके साथ क्रिया कर रहा है, तो जिंक क्रिया कर रहा है आपके सिल्वर नाइट्रेट के साथ क्रिया कर रहा है, जिंक कर रहा है सिल्वर नाइट्रेट के साथ। तो जिंक का सबसे पहले क्या लिखेंगे, फार्मूला लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। और सिल्वर नाइट्रेट का फार्मूला क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट का फार्मूला होता है AgNO3 AgNO3 AgNO3। और बना क्या रहा है, और बना क्या रहा है, आप लोग देखिए, जिंक नाइट्रेट बना रहा है। क्या बना रहा है, जिंक नाइट्रेट बना रहा है। तो जिंक नाइट्रेट का फार्मूला क्या होता है, जिंक नाइट्रेट का फार्मूला क्या होता है, जेड, उसके बाद में क्या होता है, NO3 का होल ट्वाइस। ये क्या होता है, जिंक नाइट्रेट का फार्मूला होता है। सभी विद्यार्थी क्या करेंगे, ZnO3 लिख देंगे, तो कहेंगे गलत हो गया, मैंने सही करके आया था और मेरे एग्जाम में गलत हो गया, लेकिन जिंक नाइट्रेट का फार्मूला ये होता है, Zn, उसके बाद में NO3 का होल ट्वाइस। ये क्या होता है, जिंक नाइट्रेट का फार्मूला होता है। और क्या बना रहा है, और साथ ही साथ क्या बना रहा है, सिल्वर भी बना रहा है। यानी कि क्या बना रहा है, सिल्वर भी बना रहा है, Ag भी बना रहा है। क्या बना रहा है, Ag। तो आप लोग देख कर बताइए सर्वप्रथम ये कौन सी रिएक्शन है। ऐसे भी आ सकता है कि ये कौन सी अपक्रिया है, तो ये एक प्रकार की कैसी अपक्रिया है, ये एक प्रकार की विस्थापन अपक्रिया है। ये है जो विस्थापन अपक्रिया है, यानी कि इसमें से एक यौगिक आया, उसको क्या किया, इससे अलग कर दिया, तो ये क्या हो गया, विस्थापन अपक्रिया हो गई। अब हमको क्या करना है, इसको संतुलित करना है। संतुलित करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग गिनेंगे कि कौन सा एलिमेंट ज्यादा है और कौन सा कम है। तो यहाँ पर देखेंगे जेडीएन कितना है, एक, यहाँ पर भी एक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एजी कितना है, एजी एक है, और यहाँ पर भी एजी कितनी है, एक है। और यहाँ पर देखेंगे एनो, एन कितना है, एन की संख्या यहाँ पर एक यहाँ पर है, और यहाँ पर दो लगने की वजह से यहाँ पर जो ये कोष्टक वाला है वो पूरी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि नाइट्रोजन की संख्या कितनी होती है, 2 हो जाती है, और ऑक्सीजन की संख्या 6 हो जाती है। तो अगर जो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से गुणा कर दें तो नाइट्रोजन की संख्या बराबर हो जाएगी, और साथ ही साथ क्या आ जाएगी, एजी में वृद्धि हो जाएगी, एजी की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 ज्यादा हो जाएगी। तो यहाँ एजी की संख्या 2 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग 2 से गुणा कर देंगे। जैसे ही हमने 2 से गुणा किया तो ये समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। देखिए यहाँ पर जेडीएन की संख्या कितनी है, 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर एजी की संख्या 2 2 यहाँ पर, उसका यहाँ पर किसकी, एजी की संख्या भी 2 है। यहाँ पर एन की संख्या कितनी हो गई, 2 2 यहाँ पर 2, यानी कि 2 हो गया। उसका तो यहाँ पर देखेंगे एन की संख्या कितनी है, यहाँ पर 2 हो गई, 2 यहाँ पर हो गया। NO की 3 की यानी कि O3 यानी कि ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन की संख्या कितनी, 3, और यहाँ पर 3 यहाँ पर दिया गया, और 2 इधर। 3 और 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 3 और 2 का गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा। यानी कि जो ये समीकरण है एकदम से अच्छे तरीके से बैलेंस हो चुकी है। ठीक है, बाकी देखेंगे नेक्स्ट क्या कहा गया है, नेक्स्ट में क्या कहा गया है, और उसको भी हम लोग कवर करेंगे। तो देखिए इसमें कहा गया, मैग्नीशियम हाइड्रोजन क्लोराइड से क्रिया करके मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बना रहा है। तो मैग्नीशियम क्या हो रहा है, मैग्नीशियम मान लीजिए क्या लिया मैंने, मैग्नीशियम ले लिया, Mg ले लिया, और क्या हो रहा है, HCl के साथ क्रिया कर रहा है। हाइड्रोजन क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है, HCl होता है। ये जब इससे क्रिया कर रहा है तो क्या बनाएगा, अगर जो आप लोग इस क्लास को एकदम से अच्छे तरीके से पूरा अटेंड करते हैं तो डेफिनेटली मानिए आपके एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आएंगे, और अदरवाइज कहीं से भी क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है, और बनाएगा क्या, मैग्नीशियम क्लोराइड बनाएगा, जिसका फार्मूला क्या होता है, MgCl2 होता है, MgCl2 होता है। और साथ ही साथ क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस भी मुक्त करेगा। कोई भी धातु अगर जो अम्ल के साथ क्रिया कर रही है तो वो हाइड्रोजन गैस मुक्त कर दी, ये धातु की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे Mg बनाया है, उसके बाद में HCl बनाया गया है, HCl से क्रिया किया MgCl2, और यहाँ पर देखेंगे Mg की संख्या 1, H की संख्या कितनी, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1 है। तो अगर जो हम लोग क्या करें, यहाँ पर 2 से गुणा कर दें, यहाँ पर 2 से गुणा कर दें, तो क्या होगा, यहाँ पर H की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और Cl की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यानी कि ये जो समीकरण है यहाँ पर 2 लगाने से संतुलित हो जाता है। इस समीकरण का पूरा रूप क्या रहेगा, Mg प्लस 2HCl गिव्स आउट MgCl2 प्लस H2। यानी कि जो ये समीकरण एकदम से अच्छे तरीके से संतुलित हो चुका है। समीकरण संतुलित करने से आपके एग्जाम में 5 नंबर से 6 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, चाहे आप किसी भी बोर्ड की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी विकल्प में भी देखने को मिल सकता है कि यहाँ पर क्या लगाएंगे कि ये समीकरण हो जाए, संतुलित हो जाए। बाकी बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, और आप बताएंगे कि इन सभी का क्या हो जाएगा। यदि आपको पता है तो आप लोग बताते रहेंगे, जैसे फार्मूला हो गया, तो इसको भी क्या करना है, हमको संतुलित करना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ब्लैंक भी दिया गया, इसको भरना भी है और क्या करना, संतुलित भी करना है। सबके लिए आपको एक दिया रहेगा तो 1 नंबर मिलेगा, 1 नंबर रहेगा, 2 नंबर का भी हो सकता है। ठीक है, तो देखिए मरकरी ऑक्साइड, सबसे पहले जानेंगे मरकरी ऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है। यदि आपको पता है तो आप लोग बताइए मरकरी ऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है।
तो मरकरी ऑक्साइड अगर जो उष्मा दिया जा रहा है तो मरकरी में अलग हो जा रहा है, और किस साथ ही साथ क्या बना रहा है, मरकरी ऑक्साइड में क्या हो जा रहा है, अलग हो जा रहा है। तो मैं ऊपर कर दे रहा हूँ। तो मरकरी ऑक्साइड का सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप लोग फार्मूला बताएंगे। तो बताइए आप लोग, मरकरी ऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है। तो मरकरी ऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है, HgO होता है। क्या होता है, HgO, यानी कि Hg यानी कि पारा, पारा ऑक्साइड भी बोल सकते हैं इसको। जब इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं यानी कि उष्मा दे रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, ये किसमें टूट रहा है, Hg में तो टूट ही रहा है, और साथ में साथ बनाएगा क्या, ये पूछ रहा है। तो ये और क्या बनाएगा, ये ऑक्सीजन गैस भी बनाएगा, और साथ ही साथ क्या बनाएगा, ये ऑक्सीजन गैस भी बनाएगा। ऑक्सीजन गैस यानी कि O2 बनाएगा। अब क्या करना है हमको, इसको संतुलित करना है। तो देखिए संतुलित करने के लिए क्या करेंगे हम, सर्वप्रथम हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे जी संख्या बराबर है, ओ दिक्कत करा तो ओ यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर कितना 1 है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, जैसे ओ की संख्या बराबर हो गई, लेकिन जी की संख्या में क्या आ गई, कमी आ गई या वृद्धि हो गई। तो यहाँ पर देखेंगे वृद्धि हो गई है, जी की संख्या 2 हो गई, और यहाँ पर करना है 1 है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर भी 2 से गुणा कर देंगे, यानी कि क्या हो जाएगा, 2HgO गिव्स आउट। अगर जो इसको हम लोग गर्म करेंगे तो क्या हो रहा है, 2Hg+O2 ये बना रहा है। पूछा जाएगा अगर जो ये कौन सा एग्जाम्पल है, ये किस समीकरण का एग्जाम्पल है, तो आप लोग क्या बताएंगे, ये वियोजन का एग्जाम्पल है, इसको जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपघटन अपक्रिया भी बोलते हैं। ये अपघटन अपक्रिया का एग्जाम्पल है, अपघटन अपक्रिया, ठीक है, ये अपघटन अपक्रिया का भी एग्जाम्पल है। बाकी बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, और आप लोग बताएंगे नेक्स्ट का क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्या दिया गया, आयरन अगर जो कॉपर सल्फेट के साथ अपक्रिया कर रहा है तो क्या बनाएगा, आयरन अगर जो कॉपर सल्फेट के साथ अपक्रिया कर रहा है तो कॉपर तो बनाएगा ही बनाएगा, और साथ में क्या बनाएगा, फेरस सल्फेट बनाएगा। क्या बनाएगा, फेरस सल्फेट बनाएगा, जिसका फार्मूला क्या होता है, FeSO4 होता है, FeSO4। ये किसका एग्जाम्पल है, तो ये है आपका विस्थापन अपक्रिया का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है, ये विस्थापन अपक्रिया का एग्जाम्पल है। आप लोग इसको भी ध्यान रखेंगे, मैं जो बता रहा हूँ एक्स्ट्रा उसको भी आप लोग ध्यान रखते हुए चलेंगे। तो ये विस्थापन अपक्रिया है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसको क्या करेंगे, हमको संतुलित करना, तो आयरन लेंगे, उसके अंदर कॉपर सल्फेट लेंगे। आयरन लिया हम लोगों ने, हमने लिया आयरन, और क्या लिया है, कॉपर सल्फेट भी लेना है। तो CuSO4 होता है कॉपर सल्फेट का फार्मूला, CuSO4 हो गया। और हमें क्या बनाना है, तो हमको बनाना है फेरस सल्फेट बनाना है, फेरस सल्फेट भी बनेगा, FeSO4 जिसका फार्मूला क्या होता है, और बनेगा साथ ही साथ क्या बनेगा, कॉपर बनेगा। क्या बनेगा, कॉपर बनेगा। तो जो ये समीकरण है, यहाँ पर देखेंगे Fe की संख्या कितनी है, 1 है, Cu की संख्या 1 है, यस की संख्या 1 है, और O4 की संख्या यानी कि O की संख्या कितनी है, 4 है, यहाँ पर भी 4 है। तो ये जो समीकरण है वो पहले से ही बैलेंस है, यानी कि आपको क्या करना था, केवल वहीं पर उतना लिख देंगे तो आपका जो ये समीकरण है उतना पूरा हो जाएगा, और आपका नंबर मान लीजिए 1 नंबर का रहेगा तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। समीकरण जो रहेंगे वो डिफरेंटली 1 से 2 नंबर को देखने को मिल सकते हैं, इससे ज्यादा नंबर आपको नहीं देगा, लेकिन इसमें जो रहेंगे 3 या 4 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं आपके एग्जाम में। तो देखिए उसके बाद में समझिए सब चीजों को। देखिए क्या तीसरा हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। तीसरे में क्या कहा गया है, कैल्शियम कार्बोनेट को क्या किया जा रहा है, उष्मा दिया जा रहा है, तो बन क्या रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है, और क्या बनेगा, उष्मा दे रहा है। तो अगर जो ये दो पदार्थों में क्या हो रहा है, टूट जा रहा है, ये दो पदार्थों में क्या हो रहा है, टूट जा रहा है। ये दो पदार्थों में टूटेगा तो ये क्या, कौन सी क्रिया होगी, अपघटन अपक्रिया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वियोजन अपक्रिया भी बोलते हैं, वियोजन अपक्रिया। वियोजन अपक्रिया क्या होती है, जिसमें एक एलिमेंट क्या होता है, अलग अलग दो एलिमेंट या दो से अधिक एलिमेंट में क्या होता है, टूट जाता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला लिखेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड का लिखेंगे, और क्या बनेगा, साथ में बनेगा क्या, इसके बारे में चलिए चर्चा कर लेते हैं। तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और क्या बनेगा, यहाँ पर जो बनेगा क्या बनाएगा, CO2 भी बनाएगा, ठीक है, कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। तो चलिए देखते हैं और समझते हैं, सब चीजों को लिखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो सर्वप्रथम क्या लेना हमें, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है, CaCO3 होता है। क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, उष्मा दे रहे हैं, यानी कि उष्मा अगर जो हम लोगों ने दिया, इसको क्या किया, उष्मा दिया। उष्मा देने के बाद में क्या हुआ, ये क्या बनाया, कैल्शियम ऑक्साइड बनाया, कैल्शियम ऑक्साइड बनाया बनाया, लेकिन साथ ही साथ और क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। तो अब क्या करना है हमको, इसको संतुलित करना है। इसको संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ये Ca की संख्या कितनी है, 1 है, यहाँ पर भी Ca की संख्या कितनी है, 1 है, यहाँ पर C की संख्या 1 है, यहाँ पर भी C की संख्या 1 है, यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 3 है, और यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1 3, यानी कि जो ये समीकरण है वो क्या है, पहले से ही संतुलित है। ये क्या वहाँ दूसरा है, ये क्या वहाँ तीसरा है, और ये क्या वहाँ था, पहला था, ठीक है। ये जो समीकरण है एकदम सच्चे तरीके से संतुलित है। बाकी यहाँ पर देखेंगे चौथे में, तो चौथे में क्या बन रहा है, हाइड्रोजन लिया गया है और क्लोरीन लिया गया है, और बनाएगा क्या है, ये आपको पता ही होगा, ये HCl बनाएगा। क्या बनाएगा, हाइड्रोजन क्लोराइड बनाएगा, ये HCl बनाएगा।
ठीक है, तो चलिए समझते हैं और सब चीजों को क्या करते हैं, संतुलित करते हैं इनको। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आई थिंक आप लोग इसका आंसर एकदम से अच्छे तरीके से सही कर सकते हैं। तो देखिए हाइड्रोजन लेना है और क्या लेना है हम लोगों को, लेना है ये चौथे है, और क्या लेना है हमको, हाइड्रोजन लेना है, और क्या लेना है, H2 लेना है, और Cl2 लेना है, और बनाएगा क्या ये साथ में साथ, साथ ही साथ बनाएगा क्या, HCl बनाएगा, HCl बनाएगा। तो HCl बनाएगा तो यहाँ पर देखेंगे हाइड्रोजन की संख्या 2 है, यहाँ पर क्लोरीन की संख्या 2 है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये जो समीकरण है वो एकदम से अच्छे तरीके से संतुलित हो जाएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पर देखेंगे 5वां नंबर क्वेश्चन, 5वां नंबर क्वेश्चन में जिंक कार्बोनेट का क्या हो रहा है, अब गठन हो रहा है, यानी कि वियोजन अभिक्रिया है, जिंक ऑक्साइड बनाएगा और क्या बनाएगा, यही पूछ रहा है। तो जिंक वो बनाया, अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ, चलिए लिखते हैं उसका अंदर समझते हैं सब चीजों को। जिंक कार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है, ये 5वां क्वेश्चन है, तो 5वां क्वेश्चन है, तो जिंक कार्बोनेट जेड है ना, CO3 होता है, उसका इसका जब अपघटन हो रहा है तो क्या बनाएगा, वहां पर दिया गया था कि जेड जो क्या है जिंक ऑक्साइड बनाएगा, कि पहले सर्वप्रथम क्या बनाएगा, जिंक ऑक्साइड बनाएगा, और साथ में क्या बनाएगा, ये चर्चा करना था। तो देखिए यहाँ पर कार्बन नहीं है तो कार्बन का कोई एलिमेंट बनाएगा, अगर जो कोई पदार्थ क्या हो रहा है टूट रहा है तो टूटने के बाद में क्या बनाएगा, तो ये पक्की बात है कि कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। यहाँ पर उष्मा दिया जा रहा है तो उष्मा दिया जलाया जा रहा कुछ भी किया जा रहा होगा तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमको इसको संतुलित करना, तो संतुलित करने के लिए हम लोग कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर भी समीकरण जो है वो संतुलित है। ठीक है, बाकी देखिए 6वां नंबर क्वेश्चन, 6वां नंबर क्वेश्चन है, ये वीडियो थोड़ा भी लंबा हो सकता है लेकिन आप लोग एकदम से अच्छे तरीके से क्या करेंगे, बैठे रहेंगे। ठीक है, और आपको एकदम से अच्छे तरीके से सब कुछ समझ में आएगा, और आप लोग एग्जाम में सही क्वेश्चन भी कर सकते हैं। सिल्वर नाइट्रेट क्या कर रहा है, सोडियम आयोडाइड से क्या कर रहा है, क्रिया कर रहा है, सिल्वर नाइट्रेट क्या कर रहा है, सोडियम आयोडाइड से क्या कर रहा है, क्रिया कर रहा है, तो क्या बनाएगा, यहाँ पर बना क्या रहा है, सोडियम नाइट्रेट तो बना ही रहा है, सोडियम नाइट्रेट के साथ में क्या बनाएगा, यही पूछा गया है, सोडियम नाइट्रेट के साथ में क्या बनाएगा, सिल्वर आयोडाइड भी बनाएगा, क्या बनाएगा, सिल्वर आयोडाइड। यहाँ पर नाइट्रेट सोडियम का नाइट्रेट बनाया और क्या बनाएगा, सिल्वर का आयोडाइड भी बनाएगा। चलिए समझते हैं सिल्वर नाइट्रेट का फार्मूला क्या होता है और सब चीजों को समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो 6वें नंबर क्वेश्चन का देखेंगे हम लोग, तो सबसे पहले क्या है, सिल्वर नाइट्रेट लेना, तो AgNO3, इसका फार्मूला क्या होता है, AgNO3 हो गया। ठीक है, और क्या लेना है हमको, और हमें सोडियम आयोडाइड लेना, तो सोडियम आयोडाइड का फार्मूला क्या होता है, Na होता है, यानी कि सोडियम आयोडाइड। जब ये इससे क्रिया कर रहा है तो बना रहा क्या रहा है, ये तो बना रहा है क्या है, NaNO3 बना रहा है, यानी कि सोडियम नाइट्रेट क्या बना रहा है, सोडियम नाइट्रेट बना रहा है, और साथ में क्या बना रहा है, सिल्वर आयोडाइड, तो सिल्वर आयोडाइड यानी कि AgI बना रहा है, AgI। सिल्वर आयोडाइड का फार्मूला ये होता है, सोडियम नाइट्रेट का ये होता है, और क्या होता है इसका फार्मूला ये होता है। ठीक है, बाकी क्या करना हमको, इसको संतुलित करना, तो संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एलिमेंट को गिनेंगे, एलिमेंट की गिनने के लिए यहाँ पर Ag की संख्या 1, यहाँ पर Ag की संख्या 1, यानी कि संख्या कितनी 1, यहाँ पर N की संख्या 1, यहाँ पर ये वाला ये नहीं गिनेंगे, ये N है, यानी कि ये पूरा क्या है, एक एलिमेंट है, ये क्या है, पूरा एक एलिमेंट है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम बोलते हैं। ठीक है, आप लोग क्या करेंगे, इसको नहीं गिनेंगे। ठीक है, इनको हम लोग Na को क्या करेंगे, साथ में गिनेंगे, Na यहाँ पर 1 है, यहाँ पर क्या है 1 है, और ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 3 है, और यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या 3 है, और हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 1 है, तो यहाँ पर भी 1 है। तो ये क्या हो गया, ये जो समीकरण है एकदम से अच्छे तरीके से संतुलित है। बाकी 7वें की तरफ बढ़ते हैं, 7वां में देखिए और बताइए, यदि आपको पता है तो, बेरियम क्लोराइड क्या हो रहा है, सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कर रहा है, तो बेरियम क्लोराइड क्या बना रहा है, HCl बना रहा है। सर्वप्रथम क्या करेंगे हम लोग, HCl तो बना रहा है और बनाएगा क्या, यहाँ पर देखेंगे बेरियम क्लोराइड है और क्या सल्फ्यूरिक अम्ल है और हाइड्रोजन क्लोराइड यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन रहा है, तो यस जो है वो छूट रहा है, क्योंकि सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है, यस हो रहता है, सल्फ्यूरिक अम्ल में H2SO4 होता है और यस भी आता है, तो यस का कोई हमें एलिमेंट बनाना है जो कि बी के साथ में, Br के साथ में आए तो क्या बनाएगा, BaSO4 बनाएगा, यानी कि बेरियम सल्फेट बनाएगा, क्या बनाएगा, बेरियम सल्फेट बनाएगा। तो चलिए इक्वेशन को लिखते हैं और समझते हैं सब चीजों को। तो क्या हो गया, BaCl2 हो गया, BaCl2 हो गया, और क्या हो गया, H2SO4 हो गया, H2SO4 हो गया, और क्या रहेगा, H2SO4 हो गया, और क्या बनाएगा, BaSO4 बनाएगा, BaSO4 बनाएगा, और साथ ही साथ क्या बनाएगा, HCl बनाएगा, क्या बनाएगा, HCl बनाएगा। ठीक है, अब क्या करना हमको, इसको संतुलित करना है, संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए यहाँ पर Ba की संख्या 1, यहाँ पर Ba की संख्या 1, Cl की संख्या कितनी 2 है, यहाँ पर कितनी है 1 है, तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सर्वप्रथम, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया तो हाइड्रोजन की संख्या 2, यहाँ पर भी हाइड्रोजन की संख्या 2 हो गई।
और यस की संख्या 1, यस की संख्या 1, ओ की संख्या 4, ओ की संख्या 4, यानी कि ये जो समीकरण है एकदम सही तरीके से संतुलित भी है। बाकी देखेंगे और क्वेश्चन 7वां नंबर क्वेश्चन, तो 7वां नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 7वां नंबर क्वेश्चन ये था। तो देखिए 7वां नंबर हो गया है, अब पढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो नेक्स्ट स्लाइड में क्या कहा गया, ऊष्माक्षेपी और कौन सी अवक्रिया आपको बतानी है, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अवक्रिया का क्या अर्थ होता है, उदाहरण सहित आप समझाइए। तो ऊष्माक्षेपी अवक्रिया क्या होती है, दहन। यहाँ पर देखेंगे क्या होता है, इसको दहन अवक्रिया भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, दहन होता है। जिन रासायनिक अवक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न होती है, यानी कि कोई प्रोडक्ट हो रहा है उसमें निर्माण हो रहा है, तो उसके साथ साथ क्या हो रही है, उष्मा भी रिलीज हो रही है। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, उसको ऊष्माक्षेपी अवक्रिया बोलते हैं या फिर दहन बोलते हैं, दहन अवक्रिया बोलते हैं। ठीक है, जैसे क्या होता है, प्राकृतिक गैस का दहन। प्राकृतिक गैस किसको बोलते हैं हम लोग, CH4 को क्या बोलते हैं, प्राकृतिक गैस बोलते हैं। इसका नाम क्या होता है, इसका नाम जो होता है वो मीथेन होता है। इसका नाम क्या होता है, मीथेन होता है। मीथेन को हम लोग क्या कर रहे हैं, जला रहे हैं। जलाएंगे किसकी उपस्थिति में, तो हम लोग ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे। अगर जो कोई भी पदार्थ जल रही है तो हम लोग किसकी उपस्थिति में जलाएंगे, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे। तो जलाएंगे तो क्या होगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, गैस बनेगा, और क्या होगा, जल भी बनेगा। क्या बनेगा, जल बनेगा, और साथ में साथ क्या हो रही है, उष्मा रिलीज हो रही है, उष्मा क्या हो रही है, मुक्त होगी। तो इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, इसको उष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलेंगे। ठीक है, पूछा जाता है कि क्या होता है जब CH4 को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है, तो क्या होगा, CH4 को अगर जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे, तो CH4 को अगर जो हम लोग ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला रहे हैं, तो CO2 और क्या बनेगा, जल बनेगा। ठीक है, बाकी उष्माशोषी अभिक्रिया क्या करेंगे, जस्ट इसका क्या होता है, अपोजिट होता है। उष्माक्षेपी का क्या होता है, ये जस्ट अपोजिट होता है। जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है, इसमें क्या हो रही है, ऊर्जा उष्मा उत्पन्न हो रही है। ऊर्जा कहा जाए या फिर उष्मा कहा जाए, दोनों क्या है, एक ही बात है। तो क्या होती है, इसमें उष्मा क्या होती है, अवशोषित होती है, तो हम लोग क्या बोलते हैं उसे, उष्मा शोषी अभिक्रिया बोलते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे अगर जो Na है, Na2 है, उसका जो O2 है, तो क्या बनाएगा, NaO बनाएगा, और साथ में क्या हो रही है, उष्मा लग रही है। इसमें अगर जो उष्मा लग रही है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस का साइन सिंबल बनाएंगे और उष्मा लिख देंगे, या फिर हम लोग यहाँ पर माइनस भी कर सकते हैं, या फिर हम लोग यहाँ पर भी उष्मा को लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये सब लिखने के उष्मा के तरीके हो गए। बाकी क्या करना है, यहाँ पर देखेंगे इसको क्या करना है, हमको संतुलित करना है। संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले यहाँ पर समीकरण लिखे गए हैं कुछ, इसको हम लोग क्या करना है, संतुलित करना है। सर्वप्रथम यहाँ पर देखिए AQ लिखा गया है। AQ का मतलब क्या होता है, एक्वस होता है। फिर यहाँ पर AQ लिखा है, AQ का मतलब एक्वस, AQ का मतलब एक्वस, L का मतलब लिक्विड, G का मतलब गैस, AQ का मतलब एक्वस हो गया, और इसका मतलब क्या हो गया, सॉलिड हो गया, और बाकी यही सब दिए हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, इसको संतुलित करना है। तो देखिए पहला समीकरण, और आप लोग बताइए क्या कहाँ पर लगाएं कि जो समीकरण है वो संतुलित हो जाए। अगर जो पूछा जाएगा कि समीकरणों को संतुलित किस विधि पर किया जाता है, तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर किया जाता है। और द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर किया जाता है, और किस विधि से किया जाता है, तो हीट एंड ट्रायल विधि के उपयोग से किया जाता है, यानी कि अनुमानित विधि, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनुमानित विधि भी बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, बी ए दिया गया है, बी ए का ओ एच का होल ट्वाइस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बी ए ओ एच का होल ट्वाइस दिया गया है। तो और उसके बाद में क्या दिया गया, HBr दिया गया है, और साथ में साथ BaBr2 दिया गया है, और क्या बना रहा है, और ये हाइड्रोजन, वो क्या बनाया है, जल बनाया है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, जल बोलते हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले एलिमेंट को क्या करना है, काउंट करना है। तो एलिमेंट को काउंट करने के लिए बी ए यहाँ पर एक है, यहाँ पर बी ए एक है। ओ कितनी है, ओ की संख्या यहाँ पर 2 दिख रही है, और कहीं पर है नहीं है, यहाँ पर कितनी है, यहाँ पर एक है, यहाँ पर क्या है, एक है, यानी कि ओ की संख्या एक हो गई, और यहाँ पर कितनी है, 2 है। ठीक है, एच की संख्या कितनी है, यहाँ पर 2, और यहाँ पर एक 3 है, यहाँ पर कितनी है, केवल 2 है, यहाँ पर संख्या कितनी है, केवल 2। ठीक है, और उसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ पर एच की संख्या कितनी है, यहाँ पर कितनी है, एच की संख्या, दोनों और मिलाकर क्या है, 3 है, यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर क्या है, एक है, यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर कितनी है, एक है। ठीक है, और उसके बाद में देखेंगे बी आर की संख्या, एक समीकरण को संतुलित करिए, उसके बाद में बताइएगा आप लोग। यहाँ पर बी आर की संख्या कितनी है, एक है, यहाँ पर कितनी है, 2 है। अब क्या करेंगे, अब इसको संतुलित करते हैं। चलिए, इसको संतुलित करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, हम लोग अनुमानित विधि का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर जो हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, यहाँ पर ऑक्सीजन को संतुलित करते हैं। तो ऑक्सीजन को यहाँ पर 2 दिए गए, यहाँ पर क्या है, एक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है, जैसे आप लोग काउंट करिए कितना हो गया। हम लोगों ने अगर जो 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद में ये क्या हो गया, तो हम लोगों ने अगर जो 2 से मल्टीप्लाई किया, तो वहाँ हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई। यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई, और यहाँ पर कितना है, केवल 2 है।
जब अगर जो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई करें, सबसे पहले ऊपर वाला मिटा देते हैं ताकि आपको सब कुछ समझ में आए। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई। यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 4 हो गई, लेकिन ऑक्सीजन की संख्या क्या हो गई, बराबर हो गई। तो हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर कितनी है, 2 है, और यहाँ पर कितना है, 1 3 हो गया। अगर जो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से गुणा कर दें तो कितना हो गया, 4 हो गया, यानी कि हाइड्रोजन की संख्या भी बराबर होगी। अब हमें क्या करना है, अब देखिए यहाँ पर बी की संख्या कितनी, 1, यहाँ पर बी की संख्या 1, ओ की संख्या कितनी, 2, और यहाँ पर ओ की संख्या कितनी, 2, और यहाँ पर देखेंगे हाइड्रोजन की संख्या कितनी, 2, यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2, 2 ना 4 है, और यहाँ पर इसको भी जोड़ेंगे, 2 2 4, यानी कि यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2, यानी कि 4 हो गया। और बी की संख्या कितनी है, 2 है, यहाँ पर देखेंगे 2 है, और यहाँ पर कितना है, 2 है, ठीक है। बी की संख्या कितनी है, 2 है। बाकी सेकंड की तरफ बढ़ेंगे, ये जो समीकरण है एकदम सच्चे तरीके से संतुलित हो गया। मैं नीचे लिख दूं ताकि आपको एकदम सच्चे तरीके से समझ में आए, रहने दीजिए, वहीं पर कर लेते हैं। इसका हमने दिया KCN दिया गया है, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेशियम साइनाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोटेशियम साइनाइड बोलते हैं। ये क्या इसका साथ क्रिया कर रहा है, H2SO4 के साथ क्रिया कर रहा है, तो क्या बनाएगा, ये क्या बना रहा है, K2SO4 बना रहा है, और क्या बना रहा है, HCN बना रहा है, ठीक है। HCN यानी कि हाइड्रोजन साइनाइड बोलते हैं, और K2SO4 को क्या बोलते हैं, पोटेशियम सल्फेट बोलते हैं। तो क्या करेंगे, हमको संतुलित करना, तो देखिए यहाँ पर K की संख्या 1 है, यहाँ पर कितनी है, 2 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से 2 से गुणा कर देंगे। यहाँ पर जब 2 से गुणा करेंगे तो ये जो समीकरण है वो क्या हो जाएगा, 2 के जो है वो संतुलित हो जाएगा। अब C की संख्या कितनी है, यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर कितनी है, 1 है। यहाँ पर क्या है, 2 है, और यहाँ पर कितना है, 1 है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर भी 2 से गुणा करेंगे, तो C की संख्या क्या हो जाएगी, संतुलित हो जाएगी। और नाइट्रोजन की संख्या कितनी है, यहाँ पर क्या है, 2 है। यहाँ पर नाइट्रोजन की संख्या कितनी है, 2 है, और यहाँ पर नाइट्रोजन की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई है। यहाँ पर H की संख्या कितनी है, 2 है, तो यहाँ पर भी H की संख्या कितनी है, 2 है। H की संख्या कितनी है, H की संख्या 1 है। O की संख्या कितनी है, 4 है, O की संख्या कितनी है, 4 है, ठीक है। तो ये जो समीकरण है वो संतुलित हो गया। बाकी यहाँ पर देखेंगे Al जो लिया गया, सॉलिड लिया गया, और क्या हो रहा है, HCl के साथ में क्रिया करा तो AlCl3 बना रहा है, AlCl3 बना रहा है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अमोनियम क्लोराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अमोनियम क्लोराइड बोलते हैं। और क्या बन रहा है, हाइड्रोजन गैस भी बन रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए Al की संख्या बराबर है, Cl की संख्या यहाँ पर 3 है, और यहाँ पर कितना है, केवल 1 है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 3 से गुणा कर देंगे। जैसे ही मैंने 3 से गुणा किया, जैसे देखिए यहाँ पर H की संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई। H की संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई। H की संख्या जैसे ही 3 हुई, तो 3 तो कभी यहाँ पर होगा नहीं, क्योंकि हम लोग आधा जोड़ेंगे नहीं। यहाँ पर क्या करना है, हमको पूर्णांक संख्या लेकर आना। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, यहाँ पर हाइड्रोजन को क्या करेंगे, बराबर करेंगे। हाइड्रोजन को बराबर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर से 2 से गुणा करेंगे। जैसे ही हमने 2 से गुणा किया तो ये अलग अलग हो गया, ठीक है। तो यानी कि जो ये विधि होती है वो एकदम से रॉन्ग हो जाती है। तब हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन को क्या करेंगे, ऐसी पूर्णांक संख्या से गुणा करेंगे जो हम लोग क्या हो जाए, यहाँ पर भी फॉलो कर जाए, यानी कि 3 और 2, यानी कि हम लोग अगर जो यहाँ से 3 से गुणा कर दें तो ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और हम क्या कर दें, अगर यहाँ से कितने 6 से गुणा कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा, जो हाइड्रोजन होगा वो बराबर हो जाएगा। हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन बराबर हो गया, लेकिन क्लोरीन की बात है तो क्लोरीन 6 हो गया, लेकिन जो क्लोरीन यहाँ पर कितना 3 है। तो यहाँ पर हम लोग अगर 2 से गुणा कर दे तो क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा। लेकिन अभी बच रहा क्या, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई, और यहाँ पर एल्यूमिनियम की संख्या कितनी है, केवल 1 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग 2 से गुणा कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर ये समीकरण है वो संतुलित हो गया है। यदि आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। बाकी चौथा इक्वेशन देखिए, CH4 को क्या किया जा रहा है, गर्म किया जा रहा है, नहीं ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या क्या जलाया जा रहा है। तो क्या बना, CO2 बना रहा है और H2 बना रहा है। मैंने अभी आपको पीछे ये एग्जाम्पल करा कर आया हूँ, तो आप लोग बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो हमने क्या बताया था, अभी मैंने आपको यहाँ पर बताया हूँ, आपको ध्यान भी है या फिर नहीं। यहाँ पर देखिए, इधर गया, यहाँ पर देखिए मैंने कहा था CH4 को अगर जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और दो अणु क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस का ऑक्साइड बनेगा, यानी कि क्या बनेगा, जल बनेगा। क्या बनेगा, जल बनेगा। तो हमें क्या करना है, 2 से केवल मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर जो यहाँ पर भी 2 से, यहाँ पर 2 से, और यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये समीकरण हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा, ठीक है। मैंने अभी बता कर आया हूँ, इसलिए मैं इसको नहीं बताया, ठीक है। बाकी यहाँ पर देखेंगे, ये जो समीकरण है वो थोड़ा अच्छा है, इसको क्या करेंगे आप लोग, देखिए यहाँ पर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो इक्वेशन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड लिया गया, जल लिया गया, और क्या बना रहा है, ग्लूकोज बना रहा है, ऑक्सीजन गैस बना रहा है, और जल बना रहा है, ठीक है। तो देखिए आप क्या करेंगे, इसको क्या करना है, हमको संतुलित करना है। संतुलित करने के लिए सर्वप्रथम क्या करेंगे, यहाँ पर कार्बन को पकड़ेंगे। कार्बन की संख्या कितनी दी गई है, 6 दिख रही है, और यहाँ पर कितनी, केवल 1 है। तो हम लोग क्या करेंगे, 6 से यहाँ पर गुणा कर देंगे, ठीक है। तो कार्बन की जो संख्या होती है वो बराबर हो जाती है, लेकिन ऑक्सीजन की संख्या बात की जाए तो 12 हो जाती है, और हाइड्रोजन की संख्या 2 रह जाती है। हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2 है, और यहाँ पर भी कितनी है, 2 है। तो हमें क्या करना है आपको, अब हमें क्या, किसको बराबर करना है, हमें हाइड्रोजन को नहीं बराबर करना है। हाइड्रोजन हो गया है, नहीं हुआ है, और कार्बन बराबर हुआ, ठीक है। अब हम या तो हाइड्रोजन करें या तो ऑक्सीजन को करें। तो सबसे पहले हम लोग किसकी करते हैं, सबसे पहले हम लोग करते हैं
ऑक्सीजन को बराबर, तो ऑक्सीजन को यहाँ पर 6 दूना 12 हो गया और यहाँ पर 13 हो गया, यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 2 8 हो गया, यहाँ पर 9 हो गया, 6 2 8 1 9। अब हमें क्या करना है, ऐसी संख्या से गुणा करना है जो कि यहाँ पर क्या कर दे, बराबर कर दे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सर्वप्रथम यहाँ पर जो यहाँ पर क्या करेंगे, 6 से हम लोग क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। 6 से जैसे ही गुणा किया हम लोगों ने तो क्या होगा, 6 दूना 12 हो गया और क्या हो गया, 12 से 18 हो गया, लेकिन ये जो हो गया ये थोड़ा कम हो गया, तो कम कितना हुआ, कम कितना हुआ, यहाँ पर 6 दूना 12 हो गया और यहाँ पर भी हो गया। यहाँ पर जो हाइड्रोजन की संख्या उसको भी साथ में बराबर करते हुए चलेंगे। तो हाइड्रोजन की संख्या को बराबर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे और साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर भी 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, अब क्या हो रहा है, यहाँ पर देखेंगे जो हाइड्रोजन की संख्या है वो तो बराबर नहीं हो पाई, लेकिन ये ऑक्सीजन की संख्या के लिए हम लोग यहाँ पर ऐसा कोई एलिमेंट रखेंगे जो हमें क्या कर दे, हाइड्रोजन और सबको बराबर कर दे। तो यहाँ पर देखेंगे 6 दूना 12 हो गया, 12 और यहाँ पर 12 तो 14, 14 से 20, यहाँ पर कितना है, 12 पहले है, 6 दूना 12 और हमें क्या आना चाहिए, 8 चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, 8 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जो समीकरण होता है वो एकदम सच्चे तरीके से संतुलित हो जाएगा। 6CO2 और 8H2O गिव्स आउट कितना बना रहा है, 6C6H12, वो 6 उसका हमें क्या बना रहा है, C6 बना रहा है, कितना O2 बना रहा है और 2H2 बना रहा है। ठीक है, बाकी यहाँ पर देखेंगे कॉपर सल्फेट दिया गया और क्या बना रहा है, कॉपर सल्फाइड, और क्या ऑक्सीजन के साथ में किया करा तो कॉपर ऑक्साइड और CO2 बना रहा है, SO2 बना रहा है, सॉरी। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले इसको क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। तो कॉपर की संख्या है 2 2, सल्फर की संख्या कितनी 2 2, यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या कितनी है 3 है। तो ऑक्सीजन की संख्या में क्या कर रहा है, दिक्कत कर रहा है। तो ऑक्सीजन की संख्या को अगर जो हमको क्या करना है, सही करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अगर जो 2 से गुणा कर दें तो कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 4 हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर केवल 3 ही रह जाएगा। तो हमें क्या करना है, ऐसी संख्या से गुणा करना है जो एक अच्छा संख्या दे, जो दोनों में डिवाइड हो जाए। तो हमें इधर भी गुणा करना पड़ेगा और साथ में इधर भी गुणा करना पड़ेगा। तो अगर जो हम लोग किससे किससे गुणा करते हैं, तो यहाँ पर अगर जो हम लोग, यहाँ पर 2 दिया गया है, यहाँ पर केवल हमें 3 चाहिए, तो 3 से गुणा करते हैं। अगर जो हम यहाँ पर 2 1 3, यहाँ पर अगर 3 से गुणा करते हैं तो 6 हो जाएगा। अगर जो बात किया यहाँ पर कितना हो गया, केवल 3 रह गया है, 3 रह गया है, तो हमें क्या करना है, 6 को पुराना है। तो 2 इधर है और यहाँ पर कितना है, यहाँ पर कितना, यहाँ पर केवल कितना है, 2 1 3 हो गया। यहाँ पर अगर जो हम लोग किससे गुणा कर दें, यहाँ पर अगर जो 2 से गुणा करते हैं तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना से गुणा करते हैं, हम 2 से गुणा कर दें। अगर हम लोग 3 से गुणा करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा और ये ज्यादा भी हो जाएगा। ठीक है, 3 दूना 6 हो जाएगा, 6 2 8, फिर ये ज्यादा हो जाएगा, फिर इसको क्या कम करेंगे, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, 2 से गुणा अगर जो करते हैं तो 2 से गुणा करने के बाद में ये जो होता है कम हो जाता है। अभी हमें क्या, यहाँ पर गुणा करने के चांसेस बचे हैं। तो हम लोग देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर गुणा करने के चांसेस बचे हैं, यहाँ पर देखिए 2 है तो 2 कॉपर हो गया, लेकिन 4 हो गया, तो 4 करने के लिए यहाँ पर हम लोग 2 कर देंगे, तो कॉपर की संख्या होती है बैलेंस हो जाती है। लेकिन सल्फर की संख्या कितनी होती है, 2 होती है, तो सल्फर की यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे। तो देखिए 4, जो ऑक्सीजन छोड़ रहा था मेरा, तो देखिए यहाँ पर 2 हो गया और 2 दूना 4, 4 2 6 हो गया और यहाँ पर 3 दूना 6 हो गया। तो ये जो समीकरण है वो बैलेंस हो गया है। बाकी सातवां देखिए, बाकी आप लोग इतना कर लेंगे तो डेफिनेटली मानिए यहाँ से यहीं से क्वेश्चन आएंगे, कोई भी एग्जांपल दे सकता है आपको उठाकर और कहेगा यही समीकरणों को क्या करिए, संतुलित करिए। जब आप लोग पेपर देकर आएंगे तो मैं बताऊंगा कि मैंने यहीं से क्वेश्चन आपको कराए थे। ठीक है, MnO2 दिया गया और क्या दिया गया, HCl दिया गया है और MnCl2 बना रहा है और H2 बना रहा है और Cl2 बना रहा है। ठीक है, सबसे पहले काउंट करिए, यमीन की संख्या 1, यमीन की संख्या 1, ये यहाँ पर देखेंगे O की संख्या कितनी है, 1 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर कितनी है, ये ClH की संख्या कितनी है, 1 है, यहाँ पर कितनी है, 2 है, यहाँ पर Cl2 की संख्या कितना है, 2 है, यहाँ पर 1 है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग गुणा करेंगे। तो गुणा करने के लिए हम लोग सबसे पहले किसका गुणा करेंगे, यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन की संख्या हमें दिक्कत कर रही है, तो हाइड्रोजन के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे। जैसे ही हमने 2 से गुणा किया तो देखेंगे यहाँ पर क्लोरीन की संख्या जो होती है बैलेंस हो जाती है, लेकिन अलग होती है। क्लोरीन की संख्या क्या होती है, बैलेंस नहीं होती है। तो क्लोरीन की संख्या भी हमें साथ में बैलेंस करना है। तो क्लोरीन की संख्या को बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 2 दिए गए, यहाँ पर 2 दिए गए, तो 2 और 2 कितना हो गया, 4 हो गया। 3 तो नहीं आया ना, 4 आया, तो अगर 4 आया तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर 4 से गुणा कर देंगे। 4 से जैसे ही हमने गुणा किया तैसे ही हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई। तो जैसे ही हमें क्या करना है, यहाँ पर 2 से गुणा कर देना है। जैसे ही हमने 2 से गुणा किया तैसे ही ये जो समीकरण है वो संतुलित हो गया एकदम से अच्छे तरीके से। बाकी आप लोग मिला भी सकते हैं, जैसे यमन की संख्या 1, यमन की संख्या 1, ओ की संख्या 2, ओ की संख्या कितनी है, यहाँ पर भी 2 है, एच की संख्या 4 है, एच की संख्या यहाँ पर 2 दूना 4 हो गया, सीएल की संख्या 4 है, सीएल की संख्या भी कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। सीएल की संख्या कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। तो यहाँ पर 2 दिया गया, यहाँ पर भी 2 दिया गया, तो 4 हो गया। ठीक है, बाकी 8वां देखिए, यहाँ 8वां में क्या कहा गया है, Fe और H2O के Fe3O4 बना रहा है और क्या बना रहा है, F और हाइड्रोजन गैस बना रहा है। ठीक है, जल्दी से आप लोग बताइए ये क्या है, आयरन क्या है, ये आयरन ऑक्साइड है, क्या है, ये आयरन ऑक्साइड है।
तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पर आयरन की संख्या कितनी दी गई है, 3 दी गई है, यहाँ पर केवल 1 है, तो हम लोग क्या करेंगे 3 से यहाँ पर गुणा कर देंगे, तो क्या हो गया, ये 3 हो गया। लेकिन यहाँ पर देखेंगे जो हाइड्रोजन की संख्या है वो तो बराबर है अभी तक, और ऑक्सीजन की संख्या बदल रही है, तो ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पर 4 है और यहाँ पर कितना है, केवल 1 है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 4 से गुणा करेंगे। जैसे ही हमने 4 से गुणा किया तैसे हाइड्रोजन की संख्या वो अलग हो जाती है, और यहाँ पर 8 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, लेकिन अगर जो हम लोग यहाँ से 4 से गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो ये समीकरण है वो इस प्रकार संतुलित हो जाता है। बाकी देखिए ये स्लाइड और इसका क्या करेंगे आप लोग बताएंगे। यहाँ पर क्या कहा गया है, अगर जो क्या हो रहा है, ये किसका इक्वेशन दिया गया है, ये दिया गया है श्वसन का इक्वेशन दिया गया है। श्वसन जो क्रिया होती है, श्वसन क्रिया होती है, उसमें इक्वेशन जो होता है, यानी कि ग्लूकोज का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है और क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है और जल बना रहा है और क्या बना रहा है, ऊर्जा बना रहा है। ठीक है, इसको हमको क्या करना है, संतुलित करना है। तो संतुलित करने के लिए सर्वप्रथम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे इक्वेशन बहुत एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, इधर इधर सही करेंगे तो इधर हो जाएगा, इधर करेंगे तो इधर हो जाएगा, ऐसे होता रहता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे कार्बन की संख्या को क्या करेंगे, बैलेंस करते हैं। तो देखिए कार्बन की संख्या यहाँ पर 6 है, यहाँ पर क्या है, केवल 1 है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 6 से गुणा कर दिए। जैसे ही हमने 6 से गुणा किया तैसे क्या हो गया, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ये 12 हो गया, यहाँ पर कितना हो गया, केवल 13, 12 1 13 हो गया। तो देखिए जैसे ही हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर 6 से गुणा किया, तैसे ही यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर कार्बन की जो संख्या है वो 6 हो गई, और 6 क्या ना हो गई, 6 हो गई, और ये कार्बन की संख्या क्या हो गई, बराबर हो गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग हाइड्रोजन को चलिए बराबर करते हैं। हाइड्रोजन को बराबर करने के लिए यहाँ पर 12 दिया गया, और यहाँ पर कितना दिया गया है, यहाँ पर जो दिया गया है, यहाँ पर केवल 2 दिया गया है, तो 2 दिया है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग 6 से गुणा कर देंगे। 6 दिया गया है तो ये बराबर हो गया, और यहाँ पर देखेंगे, और ऑक्सीजन की संख्या बच रही है, तो ऑक्सीजन से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 6 दूना 12 हो गया, और 12 6 कितना हो गया, 18 हो गया। यहाँ पर केवल 6 दिया गया और 2 दिया गया है, तो 6 कितना हो गया, 8 हो गया। तो ये 6 को छोड़ दे, 6 अगर जो घटा देंगे तो कितना बचेगा, 12 बचेगा। अगर हम लोग 6 से यहाँ पर भी गुणा कर दें तो ये समीकरण जो होगा वो क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। ये जो समीकरण है वो क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। उसके बाद हम बढ़ते हैं इसकी तरफ, यहाँ पर देखिए ये लिया गया है और C2H5 OH लिया गया है, और क्या बन रहा है, C2H5 ONA बन रहा है, और क्या बन रहा है, H2 बन रहा है। तो पूछा जाता है क्या होता है जब एथिल अल्कोहल को सोडियम के साथ अपक्रिया कराया जाता है, तो क्या बनेगा आपको, C2H5ONA बनेगा, और क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस भी बनेगा। ठीक है, आप लोग ऐसे भी इसको याद रखेंगे। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पर दिया गया है, दिया गया है, और क्या होगा, यहाँ पर Na की संख्या 1 है, यहाँ पर C की संख्या 2 है, यहाँ पर भी C की संख्या 2 है। हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, यहाँ पर 6 है, और यहाँ पर कितना है, 3 2 5 1 6 है, यहाँ पर कितना है, 6 है। और किसी संख्या दिक्कत कर रही है तो यहाँ पर देखेंगे O की संख्या जो है वो कितनी है, 1 है, और O की संख्या कितनी है, 1 है। आई थिंक ये समीकरण जो बैलेंस है क्या, यहाँ पर देखेंगे 1 लिख दीजिए, यहाँ पर इसका 1 हो गया, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर जो क्या है, कार्बन की संख्या कितनी है, 2 है, यहाँ पर भी कार्बन की संख्या कितनी है, 1 इधर 2 हो गया। और बात किया यहाँ पर 5 और 1 कितना हो गया, 6 हो गया, कहाँ 5 और 1 कितना हो गया, 6 हो गया, 5 1 6 1 7 हो गया, यहाँ पर कितना हो गया, 7 हो गया। तो हाइड्रोजन की संख्या हमें क्या कर रही है, दिक्कत कर रही है। हाइड्रोजन की संख्या दिक्कत कर रही है तो हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोजन को बराबर करेंगे। हाइड्रोजन को क्या करेंगे, हम लोग बराबर करेंगे। तो हाइड्रोजन को बराबर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, चलिए समझते हैं सब चीजों को, और स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए इसको मैं मिटा दे रहा हूँ ताकि आप लोग सब चीजों को समझ जाएं। तो हाइड्रोजन को बराबर करने के लिए हाइड्रोजन की संख्या केवल 1 ज्यादा हो रही है, एक इधर ज्यादा हो रही है, एक इधर कम है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर सोडियम की भी संख्या दी गई है और उसकी भी संख्या दी गई है। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर अगर जो 2 से गुणा कर देते हैं तो क्या हो जाता है, यहाँ पर क्या हो जाए, ऑक्सीजन की संख्या वृद्धि हो जाती है। तो ऑक्सीजन की संख्या वृद्धि हो गई, 2 वृद्धि होगी, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर भी 2 से गुणा कर देंगे। 2 अगर जो हम लोग वृद्धि कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो समीकरण है वो क्या हो जाएगा, एकदम से अच्छे तरीके से बैलेंस हो जाएगा। ये समीकरण क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा एकदम से अच्छे तरीके से। लेकिन यहाँ पर Na की संख्या क्या हो रही है, यहाँ पर 2 हो गया, और हमें क्या करना है, यहाँ पर भी 2 से गुणा करना है। तो ये जो समीकरण है वो क्या हो जाता है, बैलेंस हो जाता है ऐसे ही। बाकी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आप लोग बताएंगे इस क्वेश्चन का क्या सही हो जाएगा। बाकी देखेंगे ये क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहा गया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया पर टिप्पणी कीजिए। ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी तत्व या यौगिक के साथ ऑक्सीजन का संयोग होता है या फिर हाइड्रोजन का त्याग होता है, तो ऐसे अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे यहाँ पर कार्बन लिया गया, ऑक्सीजन लिया गया, इसमें क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन का क्या हुआ, संयोग हुआ। यहाँ पर देखेंगे सल्फर लिया गया, सल्फर को क्या बोलते हैं, गंधक बोलते हैं, और इसमें ऑक्सीजन लिया गया तो ये क्या हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड बन गया। HCl लिया गया, MnO2 लिया गया, यहाँ पर देखेंगे इसमें भी क्या हो रहा है, MnO2
यानी कि मैग्नीज डाइऑक्साइड क्या है, एक प्रकार का ऑक्सीकारक है। तो क्या हो गया, यहाँ पर भी ऑक्सीकरण हो गया। ठीक है, ये जो एग्जांपल है आप लोग इसको भी याद कर लेंगे। पूछा जाएगा क्या होता है जब NO2 इस सेल के साथ अब क्रिया करेगा, तो मैग्नीज डाइक्लोराइड बनाएगा, और क्या बनाएगा, जल बनाएगा और क्लोरीन गैस बनाएगा। तो आशा है प्यारे विद्यार्थियों आपको ये सेशन एकदम से अच्छे तरीके से समझ में आया है। यदि समझ में आया तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा। बाकी आपकी डेली क्लासेज 8:00 PM पर स्टार्ट हो जाती हैं, सो आप लोग इसी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ज्वाइन होते रहिएगा। तो आशा है प्यारे विद्यार्थियों आपको ये सेशन एकदम से अच्छे तरीके से समझ में आया। यदि समझ में आया तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यदि आप इस क्लास को अटेंड करेंगे तो डेफिनेटली मानिए आप लोग साइंस में 100/100 लेकर आएंगे, 100/100 लेकर आएंगे। ठीक है, तो आज के सेशन को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। आशा है आपको एकदम से अच्छे तरीके से समझ में आया। यदि समझ में आया तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पहली बार आए हैं चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो हम लोग मिलते हैं कल पुनः 8 बजकर शाम 8 बजे। तब तक के लिए क्या करेंगे, आप लोग अपनी पढ़ाई को जबरदस्त तरीके से करते रहेंगे और अपना ख्याल रखेंगे। ठीक है, बाय बाय प्यारे बच्चों।